हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अ क्यूब ऑफ साइड बी हैज़ अ चार्ज क्यू एट ईच ऑफ इट्स वर्टाइसेस। डिटरमाइन द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चेंज एरे एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्यूब है जिसका साइड बी है, राइट? और क्यू सभी वर्टाइसिस पे है। तो यहाँ पर सभी वर्टाइसिस पे स्मॉल क्यू जितना चार्ज सिचुएटेड है। अब ये जो क्यूब है उसके सेंटर पे ओ पॉइंट है, राइट? और ये जो हमने क्यूब लिया है उसकी जो साइड्स है वो बी जितनी है, मतलब कि बी लेंथ जितनी सभी साइड्स है, सभी की साइड सेम है, राइट? अब यहाँ पर जो साइड बी होगी तो ये जो क्यूब है उसका सबसे लॉन्ग डायमेट्रिकल पॉइंट अगर बोले तो इस एंड से पिछले वाले एंड तक होगा। मतलब कि यहाँ पर जो वो अगर मैं पूरा ड्रॉ करूँ तो वो यहाँ से यहाँ तक होगा और वो सेंटर से भी पास होता हुआ एक लाइन होगा। तो वहाँ पर उस डायरेक्शन मतलब कि उस लेंथ, पर्टिकुलर लेंथ अगर बोला जाए उस लाइन की, तो यहाँ पर लेंथ अगर फाइंड करें तो वो लेंथ कैसे मिलेगी, तो ये वो यहाँ पर देखेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर इस डायरेक्शन से फिर यहाँ से दूसरा भी डायरेक्शन जाएगा, राइट? मतलब कि कुछ इस तरीके से। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, राइट? राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, अभी ये मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। ये वाला, मतलब कि यहाँ से फिर यहाँ से और फिर यहाँ से, तो ये उसका हाइपोटेनियस होगा, राइट? तो वेरी लॉन्ग हाइपोटेनियस ऑफ दिस क्यूब, सो हियर, तो वो हमें मिलेगा √3 × b, राइट? तो √3 × b वेरी लॉन्ग हाइपोटेनियस ऑफ दिस क्यूब। अब जो क्यूब हमारे पास है उन सभी वर्टाइसिस से सेंटर तक का डिस्टेंस, सभी वर्टाइसिस से सेंटर तक का डिस्टेंस, तो ये जो हमने डिस्टेंस लाया √3/2 उसका हाफ कर देना है। तो सभी का सिमिलर हमें डिस्टेंस मिलेगा, मतलब कि r इज इक्वल टू, राइट, r इज इक्वल टू वो हो जाएगा √3b/2, क्योंकि सभी वर्टाइसिस पे चार्जेस है। तो यहाँ पर सभी वर्टाइसिस से सेंटर पे मिलने वाला पोटेंशियल अब वो फाइंड करेंगे। तो वो फॉर्मूला क्वेश्चन के हिसाब से मिलेगी, v इज इक्वल टू, टोटल 8 वर्टाइसिस है तो 8kq/r, राइट? अब यहाँ पर जो r है उसकी यहाँ पर बेसिकली फॉर्मूला रखें, तो r की फॉर्मूला, तो v इज इक्वल टू 8k, राइट? तो k मतलब 1/4πε0, तो वो लिख लेते हैं यहाँ पर 4πε0 इंटू क्यू अपॉन, अब r की फॉर्मूला तो वो होगी √3b/2, राइट? अब दो ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास नई फॉर्मूला जो होगी वो v इज इक्वल टू 8×2 = 16 q अपॉन 4πε0 एज इट इज़ √3 × b, राइट? अब 4×4 = 16, तो यहाँ पर न्यू फार्मूला होगी v इज इक्वल टू 4 × q अपॉन √3πε0 × b। तो ये पोटेंशियल की फॉर्मूला होगी, टोटल पोटेंशियल ऑफ द क्यूब ऑन द सेंटर, राइट? तो यहाँ पर जो सेंटर के पास जो उनके सामने जो चार्जेस है, उनकी जो पेयर्स बन रही है, उनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के ही ऑपोजिट होगा। जैसे कि अगर इस पॉइंट की बात करूँ तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज होगा इस पॉइंट के चार्जेस के कारण, इसका अपोज होगा इस पॉइंट के चार्जेस के कारण। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होंगे, वैल्यू सेम होगी, बट एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस सेंटर विल बी 0। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, टू टाइनी स्फीयर्स कैरिंग चार्जेस 1.5 माइक्रोकूलम एंड 2.5 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड 30 सेंटीमीटर अपार्ट
फाइंड द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। ओके, तो यहाँ पर हमें बेसिकली मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल फाइंड करना है, राइट। तो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो दोनों ही चार्जेस एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, तो दोनों का ही इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर दोनों चार्जेस पॉजिटिव है जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट होगा, राइट। तो पहले यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड करेंगे ओ पॉइंट मतलब कि मिड पॉइंट पे। तो टोटल पोटेंशियल वो होगा यहाँ पर V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन R1, राइट, प्लस के Q2, क्योंकि चार्ज अलग अलग है तो यहाँ पर Q1 भी लिखना पड़ेगा, अपॉन R2, राइट। अब यहाँ पर K कांस्टेंट है, कॉमन है, तो K कॉमन, उसकी वैल्यू होगी 9 इंटू 10⁹। फिर ब्रैकेट में Q1 उसका चार्ज है 1.5 इंटू 10⁻⁶, क्योंकि माइक्रोकूलम है, अपॉन R1 वो डिस्टेंस है, कितने सेंटीमीटर पे है, 15 सेंटीमीटर, तो वो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.15 मिलेगा, राइट। उसके बाद प्लस दूसरा चार्ज है 2.5 इंटू 10⁻⁶, वो डिस्टेंस है 0.15, राइट। तो ये पूरी कैलकुलेशन यहाँ पर हमें उसका आंसर मिलेगा, वो होगा V इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10⁵ वोल्ट, राइट। ये पोटेंशियल हमें O पॉइंट पे मिलेगा। अब O पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो टोटल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सब्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स। अब E2 माइनस E1 करेंगे, क्योंकि E1 की वैल्यू E2 की वैल्यू ज़्यादा होगी, E2 बड़ा होगा क्योंकि Q2 चार्ज ज़्यादा है, वो लार्जर देन फर्स्ट चार्ज है, राइट। तो इज इक्वल टू फॉर्मूला के हिसाब से के Q2 अपॉन R2 स्क्वायर माइनस के Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, राइट। तो ये फॉर्मूला होगी। अब इसमें वैल्यूज़ रखेंगे, तो वैल्यू के हिसाब से k कॉमन होगा, तो इज इक्वल टू के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। फिर ब्रैकेट Q2 है 2.5 इंटू 10⁻⁶। R2 हमारा है 0.15, क्योंकि हाफ पॉइंट पे ही है तो वो हाफ, और मीटर में 0.15 माइनस 1.5 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 0.15 स्क्वायर, राइट। तो ये हम लोग ब्रैकेट कंप्लीट कर लेते हैं। अब आफ्टर कैलकुलेशन यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू वो होगा 4 इंटू 10⁵ वोल्ट मीटर इनवर्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो यहाँ पर B टू A होगी। क्यों? क्योंकि B से A तरफ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसीलिए उसका यहाँ पर वैल्यू 4 इंटू 10⁵ वो लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में होगा, B टू A, राइट। अब नेक्स्ट सब क्वेश्चन में potential and electric field at a point 20 centimeter from this midpoint in a plane normal to the line and passing through the midpoint, right। तो अब फिर से यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो बेसिकली डायग्राम में यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड E2 और E1 एक दूसरे से इस डायरेक्शन में मिलेंगे, राइट। अब θ/2 टू θ/2 यहाँ पर एंगल्स मिलेंगे। अब यहाँ पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर उसकी डायरेक्शन की बात की जाए तो वो इन दोनों के ही मिड पॉइंट में, मतलब कि यहाँ पर कुछ इस डायरेक्शन में होगी, राइट। ये हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, और उसका जो एंगल यहाँ पर बन रहा है टुवर्ड्स कौन से E1, राइट। तो E हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, E2 E1 का जो एंगल है वो है अल्फ़ा, राइट। अब बेसिकली अगर वो अल्फ़ा है तो ये एंगल हो जाएगा अल्फ़ा माइनस θ/2, और यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है वो हो जाएगा बीटा, उसको बीटा बोलेंगे, राइट। तो ये पूरी सिचुएशन है यहाँ पर, राइट, अल्फ़ा माइनस θ/2 और वो सब।
तो यहाँ पर अब हम लोग स्टार्ट करेंगे AP, जो AP डिस्टेंस है A to P मतलब कि एक हाइपोटेनियस मिल रहा है, राइट। तो वहाँ पर AP एंड BP बोथ आर सेम, क्योंकि दोनों ही एक ही तरीके के हाइपोटेनियस है। तो यहाँ पर अंडर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ सम ऑफ दिस साइड्स 15 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर जो टोटल मिल रहा है वो होगा इज इक्वल टू अंडर रूट 325। तो अंडर रूट 325 यहाँ पर आंसर होगा 18 सेंटीमीटर। तो मीटर में आंसर होगा 0.18, राइट। तो ये हाइपोटेनियस होगा। अब हम लोग P पॉइंट पे पहले तो पोटेंशियल फाइंड करेंगे। तो P पॉइंट पे पोटेंशियल, तो VP उसको बोलेंगे, VP इज इक्वल टू फॉर्मूला होगी कि कॉमन ब्रैकेट Q1 अपॉन AP प्लस Q2 अपॉन BP, राइट। तो अब वैल्यूज़ रखेंगे। तो वैल्यूज़ यहाँ पर इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 ब्रैकेट Q1 1.5 इंटू 10⁻6 अपॉन 0.18, राइट, प्लस 2.5 इंटू 10⁻6 अपॉन अगेन 0.18, राइट। तो ये टोटल डिस्टेंस होगा क्योंकि दोनों का ही डिस्टेंस सेम है। तो यहाँ पर आंसर होगा आफ्टर कैलकुलेशन वो होगा VP इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁵ वोल्ट, मतलब कि P पॉइंट पे, मतलब कि ये वाले पॉइंट पे मिलने वाला पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो P पॉइंट पे Q1 चार्ज के कारण मिलने वाला फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E1 इज इक्वल टू के Q1 अपॉन AP स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू, अब वैल्यूज़ रखेंगे तो वो होगी 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.5 इंटू 10⁻6 अपॉन 0.18 स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर इसका आंसर हमें मिलने वाला है वो है इज इक्वल टू 0.42 इंटू 10⁻6 वोल्ट मीटर इनवर्स। और ये जो डायरेक्शन होगी वो होगी A to P की डायरेक्शन में। A to P डायरेक्शन में यहाँ पर फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है, राइट। अब सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि E2 की फॉर्मूला होगी के Q2 अपॉन BP स्क्वायर, राइट। अब के Q2 अपॉन BP स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर सिर्फ Q1 और Q2 का ही डिफरेंस है। तो Q1 की जगह पर अगर मैं वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻6 लिखूँ तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिखूँगा 0.69 इंटू 10⁻6 वोल्ट मीटर इनवर्स। और इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, तो वो होगी B to P डायरेक्शन में, राइट। तो ये हमें E2 मिलेगा। अब हमें यहाँ पर बेसिकली थीटा फाइंड करना होगा कि थीटा एंगल कितना होगा, क्योंकि वो एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होगा, राइट। तो बेसिकली थीटा फाइंड करने के लिए यहाँ पर मैं tan θ/2 इक्वेशन लगाऊंगा। तो बेसिकली tan θ/2 इज इक्वल टू ऑपोजिट। तो ऑपोजिट यहाँ पर क्या है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर ये वैल्यू मिलेगी, मतलब कि 30 का आधा 15 अपॉन 10, तो वो 3/2 हो जाएगा। 3/2 मतलब कि 1.5, राइट। अब यहाँ पर tan इनवर्स 1.5 फाइंड करेंगे। तो tan इनवर्स 1.5, तो वो हमें मिलेगा θ/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1.5 इज 56.3 डिग्री। एंड थीटा अब मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा, तो थीटा इज इक्वल टू उसका मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो थीटा होगा 112.6 डिग्री, राइट। अब मुझे क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच इतना एंगल है, तो एक फॉर्मूला में उस थीटा वैल्यू को रखना है कि जिससे मुझे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिले, मतलब कि E मिले। अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं फॉर्मूला लिखूंगा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फर्स्ट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस
2E1 E2 cos थीटा, राइट। तो ये फॉर्मूला हमें मिलेगी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब सारी की सारी वैल्यूज़ इसमें रखनी है, E1 E2 हो गया, फिर 2E1 E2 cos थीटा। cos थीटा कैसे मिलेगा, तो थीटा की वैल्यू अब हमारे पास है, तो नेचुरल साइंस के टेबल में से हम लोग cos थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो तब इलेक्ट्रिक फील्ड आफ्टर कैलकुलेशन यहाँ पर मिलेगी 6.6 इंटू 10⁵ वोल्ट मीटर इनवर्स। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब हमें यहाँ पर जो अल्फ़ा एंगल बन रहा है वो अल्फ़ा एंगल फाइंड करना है। अल्फ़ा एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और E1 के बीच का एंगल है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और E1 के बीच, राइट। तो उसको फाइंड करने के लिए वो फॉर्मूला है, वो है tan अल्फ़ा, राइट। tan अल्फ़ा इज इक्वल टू E2 साइन थीटा अपॉन E1 E1 प्लस E2 cos थीटा, राइट। तो ये कंप्लीट फार्मूला हो गई उसकी। अब फिर से E2 की वैल्यू साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास है, टेबल में से फाइंड कर सकते हैं। फिर से E1 प्लस E2 cos थीटा की वैल्यू इसमें रखेंगे, राइट। तो यहाँ पर टोटली tan अल्फ़ा आफ्टर कैलकुलेशन हमें मिलेगा इज इक्वल टू 4.1182, राइट। अब अल्फ़ा को सब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ पर थीटा नहीं है, अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा को सब्जेक्ट बनाएंगे तो tan इनवर्स 4.1182 आएगा। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू नेचुरल टेंजेंट में वो अगर देखेंगे तो वो आंसर यहाँ पर हमें मिलेगा 76.3 डिग्री, राइट। अब यहाँ पर बीटा एंगल भी फाइंड करना है। बीटा एंगल कहाँ पर है पहले तो वो जान लेते हैं। तो बीटा एंगल है एग्जैक्टली यहाँ पर, ये हमारा बीटा एंगल है। तो बीटा और कुछ भी नहीं है, सम ऑफ टू एक्सटीरियर एंगल्स। तो बीटा की अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो वो ट्राइंगल में है, राइट। तो ट्राइंगल में उसकी फॉर्मूला कुछ इस टाइप से होगी, तो वो होगा बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। अब बीटा को सब्जेक्ट बनाएंगे तो बीटा इज इक्वल टू 90 फिर प्लस थीटा बाई 2 माइनस अल्फ़ा, राइट। अब अंदर सभी वैल्यूज़ को रखेंगे तो इज इक्वल टू 90 प्लस थीटा कितना है 112.6/2 माइनस, राइट, यहाँ पर आएगा -76.3, और इसका कैलकुलेशन यहाँ पर इज इक्वल टू मिलेगा 70 डिग्री। तो ये हमें मिल रहा है थीटा, राइट, ओ सॉरी बीटा, बीटा इज इक्वल टू 70 डिग्री। सो इसीलिए जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों ही चार्जेस को जो लाइन जोड़ती है उसके साथ 70 एंगल का एक 70 डिग्री का एक एंगल बना रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अ स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल ऑफ इनर रेडियस r1 एंड आउटर रेडियस r2 हैज़ अ चार्ज q. A charge small q is placed at the center of the shell. What is the surface charge density on the inner and outer surface of the shell? तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो शेल है उसके सेंटर पे हमने पॉजिटिव क्यू चार्ज रखा है, राइट। तो यहाँ पर जो शेल के अंदर है और बाहर की जो सरफेस है उस पर कितनी सरफेस चार्ज डेंसिटी मिलेगी ये हमें फाइंड करनी है, राइट। तो जैसे हम लोग जो शेल है उसके सेंटर पे क्यू जितना चार्ज रखेंगे तो जो शेल है उसके अंदर मतलब कि शेल की जो सरफेस है उसके अंदर की तरफ ऐसे नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर है, क्योंकि सेंटर पे पॉजिटिव है तो उसके सरफेस पे नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे, राइट। और बाहर की जो सरफेस है वो अंदर नेगेटिव चार्जेस होने की वजह से बाहर पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे, राइट। तो अब जो शेल है उसके अंदर यहाँ पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी मिलेगी उसकी बात करें तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इनसाइड इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन एरिया, राइट। अब जो चार्ज है
जो सरफेस पे मिलने वाला चार्ज है वो तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा अपॉन एरिया। तो जो इनर शेल है उसका रेडियस है r1², तो वहाँ पर 4πr1² आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पर बाहर की जो सरफेस है उस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा आउटसाइड इज इक्वल टू क्यू अपॉन है। अब बाहर की सरफेस पे टोटल चार्ज कितना है, तो टोटल चार्ज कैपिटल क्यू प्लस क्यू है, राइट। क्योंकि जो बाहर की सरफेस है, आउटर सरफेस का यहाँ पर चार्ज दिया गया है कैपिटल क्यू, तो वहाँ पर अब मैं यहाँ पर चार्ज लिखूँगा तो वो होगा इज इक्वल टू प्लस क्यू स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू अपॉन 4πr², राइट। तो यहाँ पर ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब यहाँ पर बी क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यस, तो is the electric field inside cavity with no charge 0 even if the cell is not spherical but has any irregular shape, explain, right। तो क्वेश्चन है कि अगर जो शेल है वो स्फेरिकल ना हो और दूसरे कोई रैंडम शेप का हो, राइट, फिर भी जो कैविटी है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा, क्यों, ये भी एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर हम लोग कैविटी के अंदर एक पर्टिकुलर स्पेस सोचते हैं, राइट। अगर उस जो क्लोज्ड पोर्शन है उसमें कोई भी टेस्ट चार्ज को अगर ले जाना हो तो वहाँ पर जो वर्क होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, तो वहाँ पर वर्क ज़ीरो हो जाएगा बिकॉज अंदर तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इसीलिए वर्क भी ज़ीरो हो जाएगा, राइट। इसीलिए अगर मान लीजिए कि शेल अगर स्फेरिकल नहीं है और कोई भी रैंडम शेप का होगा फिर भी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज़ीरो ही रहेगा, राइट। तो शेप से कुछ भी यहाँ पर डिफाइन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में show that the normal component of electrostatic field has a discontinuity from one side of a charged surface to another given by E2 minus E1 n hat is equal to sigma upon epsilon 0, where n hat is a unit vector normal to the surface at a point and sigma is the surface charge density at that point. The direction of n hat is from side 1 to side 2, hence show that just outside a conductor the electric field is sigma n hat upon epsilon 0, राइट। तो यहाँ पर हमें कुछ प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है उसका यहाँ पर जो नॉर्मल प्रोजेक्शन है, राइट, और दूसरी साइड मतलब कि एक साइड से दूसरी साइड वहाँ पर डिसकंटिन्यूटी है और उसको इक्वेशन के फॉर्म में दिया गया है यहाँ पर, राइट। अब यहाँ पर जो एन हेड है वो तो यूनिट वेक्टर है और सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट वी नो, तो यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 मतलब कि जो हमारे पास कंडक्टर है उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, ये हमें प्रूव करना है, राइट। तो यहाँ पर पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक प्लेन है, राइट। तो उस प्लेन के जो नियरेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला होगी E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला होगी, राइट। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एज अ वेक्टर ले, राइट, तो जो ये यहाँ पर प्लेन है उसके एक साइड पे यूनिट वेक्टर एन हेट होगा और दूसरी साइड पे यूनिट वेक्टर ऑब्वियसली नेगेटिव होगा क्योंकि डायरेक्शन वहाँ पर ऑपोजिट होगी। तो दूसरी मतलब कि एक साइड से दूसरी साइड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी अगर बात करें तो वेक्टर E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, इसको एन हेट लेते हैं तो दूसरी साइड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड तुरंत ही नेगेटिव हो जाएगा, मतलब कि वेक्टर E1 इज इक्वल टू नेगेटिव सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 एन हेट, राइट, क्योंकि दोनों ही ऑपोजिट है। अब यहाँ पर एक साइड पे मिलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो होगा वेक्टर E2 माइनस वेक्टर E1, राइट। तो इज इक्वल टू सिग्मा एन हेट अपॉन
2 एप्सिलॉन 0, अब नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, राइट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 एन हैट, राइट। अब दोनों को ही ऐड करेंगे, तो दोनों को ही ऐड करने से वहाँ पर इज इक्वल टू 2 इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू एन हैट, राइट। तो 2 2 कैंसिल, तो यहाँ पर वैल्यू हमें मिलेगी, वो बचेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 एन हैट, राइट। तो ये हमें एक साइड पे मिलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब सिग्मा यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है और एन हैट एक डायरेक्शन है, यूनिट वेक्टर है, और उस यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो यहाँ पर फर्स्ट साइड है और ये सेकंड साइड है, तो उसकी डायरेक्शन यहाँ पर फर्स्ट साइड से सेकंड साइड की तरफ होगी, राइट हैंड साइड डायरेक्शन में, राइट। अब यहाँ पर वेक्टर E1 एंड E2 दोनों ही एक दूसरे के म्यूचुअली ऑपोजिट है, राइट। तो इसीलिए जो प्लेन है उसके अंदर मिलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर E1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये इनसाइड है। बट तुरंत ही ये जो भी कंडक्टर है उसके तुरंत ही बाहर आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो यहाँ पर हमें मिल जाएगा वेक्टर E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 एन हैट, राइट। तो ये इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पर डायरेक्शन मिलेगी। शो दैट द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड is continuous from one side of a charged surface to another। हिंट भी यहाँ पर दिया गया है, राइट। फॉर ए यूज गॉस लॉ, फॉर बी यूज दैट फैक्ट दैट वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑन अ क्लोज लूप इज 0। ओके, तो यहाँ पर पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमारे पास एक XY जो कि डाइलेक्ट्रिक चार्ज सरफेस है और इस सरफेस के दोनों ही तरफ E1 इलेक्ट्रिक फील्ड और E2 दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, E1 E2। अब यहाँ पर हम लोग ABCD एक लूप एज्यूम करेंगे, राइट, ABCD वाला। अब ABCD जो लूप है उसकी जो लेंथ है वो L जितनी है, राइट। तो अब ABCD जो क्लोज सरफेस है उसमें हम लोग लाइन इंटीग्रल करेंगे। तो लाइन इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट वेक्टर DL is equal to first integration is about E1, so vector E1 dot vector L minus vector E2 dot vector L। अब दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, लाइन एलिमेंट भी सेम है, तो इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड जो फॉर्मूला मिली वो हो जाएगी E1 इंटू L कॉस थीटा माइनस E2 इंटू L कॉस थीटा 2, क्योंकि दोनों ही डायरेक्शन दोनों ही एंगल्स अलग अलग है, थीटा 1 और थीटा 2। E1 का एंगल अलग है, यहाँ पर थीटा 1 है, राइट, और यहाँ पर E2 का एंगल अलग है, वो है थीटा 2, राइट। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड तो ये फॉर्मूला हो गई, अब राइट हैंड साइड 0 है। ओके, सो E1 कॉस थीटा 1 उसकी फॉर्मूला अगर देखी जाए तो वो है E1 डैश, और E2 cos थीटा 2 उसकी फॉर्मूला अगर देखी जाए तो वो है ईटा 2 डैश, राइट, इनटू L इज इक्वल टू 0। तो राइट हैंड साइड 0 है। अब E1 डैश और E2 डैश दोनों ही टेंजेंशियल प्रोजेक्शंस है, तो इसीलिए यहाँ पर फॉर्मूला होगी कि दोनों ही E1 डैश इज इक्वल टू E2 डैश, राइट। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है उनके टेंजेंशियल प्रोजेक्शंस दोनों ही चार्ज सरफेस के एक साइड से दूसरी साइड की तरफ कंटिन्यूस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अ लॉन्ग चार्ज सिलेंडर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा इज सराउंडेड बाय अ हॉलो कोएक्सियल कंडक्टिंग सिलेंडर, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस बिटवीन द टू सिलेंडर्स। तो यहाँ पर दो सिलेंडर्स हैं, तो यहाँ पर जो भी दो सिलेंडर्स है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, उसकी अगर बात करें तो पहला जो स्मॉल सिलेंडर है उसका यहाँ पर रेडियस है वो है r जितना, स्मॉल r, राइट।
और जो दूसरा सिलेंडर है उसका रेडियस है बी, राइट, यहाँ से यहाँ तक उसका रेडियस होगा बी। ओके, अब यहाँ पर यहाँ पर जो छोटा सिलेंडर है उसका रेडियस स्मॉल ए है, राइट, और जो बड़ा सिलेंडर है येलो वाला उसका यहाँ पर रेडियस है बी जितना, राइट। और हमें यहाँ पर पी पॉइंट मतलब कि आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, राइट। अब यहाँ पर बेसिकली दोनों ही कोएक्सियल सिलेंडर्स है। अंदर की जो रेडियस है वो स्मॉल ए है, बाहर की रेडियस स्मॉल बी है, बट यहाँ पर जो सिलेंडर है उनकी जो लेंथ है वो लेंथ यहाँ पर ए की कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा है और वो ही बी की कंपैरिजन में भी ज़्यादा है। दोनों की कंपैरिजन में लेंथ सिलेंडर की ज़्यादा है। और यहाँ पर जो कंटिन्यूअस लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो है प्लस और माइनस लैम्बडा, कंटिन्यूअस लीनियर चार्ज डेंसिटी, राइट। अब यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए गॉस थियरम का यूज़ करेंगे। तो गॉस थियरम क्या बोलता है कि वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो, राइट। तो यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ी सी चेंज हो जाएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, एरिया ऑफ सिलेंडर वो होगा 2 पाई आर एल इज इक्वल टू टोटल चार्ज, तो सर लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू टोटल लेंथ अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो, राइट। तो लेंथ लेंथ कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को अब सब्जेक्ट बनाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन ज़ीरो इंटू आर। क्योंकि यहाँ पर कॉस थीटा कॉस ज़ीरो 1 हो जाएगा इन दोनों के बीच, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया उन दोनों के बीच एंगल 0 हो जाएगा, इसीलिए उसकी यहाँ पर 1 होगी कॉस ज़ीरो, राइट। तो ये ब्रैकेट में आएगा कॉस ज़ीरो इज इक्वल टू 1। तो ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा आर डिस्टेंस पे, राइट। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी एक्सिस है, जो भी सिलेंडर की एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन अ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर बाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 0.53 एंगस्ट्रॉम, राइट। एस्टिमेट the potential energy of the system in electron volt taking the zero of the potential energy at infinite separation of the electron from proton। तो पहले वो फाइंड कर लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या समझाया कि हाइड्रोजन एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच 0.53 एंगस्ट्रॉम जितना डिस्टेंस है। अब इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस के लिए अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो लेते हैं तो जो सिस्टम है उसकी पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी होगी वो फाइंड आउट कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कारण जो फ्लक्स बनेगा वो phi1 phi2 होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। बट यहाँ पर पहले पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लेते हैं। तो U इज इक्वल टू फॉर्मूला होगी Q1 Q2 अपॉन आर, राइट। अब वैल्यूज़ की बात करें तो इज इक्वल टू के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों की वैल्यू सेम है तो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव और इनटू, राइट, नेगेटिव को बाहर लिखेंगे और इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों का ही चार्जेस सेम है, अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम वो है 0.53 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मीटर में लिखेंगे 10⁻10 एंड यहाँ पर उसका जो आंसर होगा वो होगा नेगेटिव में। तो इज इक्वल टू नेगेटिव 43.4717 इंटू 10⁻19 जूल। अब इसको कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो उसके लिए इस वैल्यू को 1.6 इंटू 10⁻19 से हम लोग डिवाइड करेंगे, राइट। तो यहाँ पर कैलकुलेशन होगा वो होगा इज इक्वल टू 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमें पोटेंशियल एनर्जी मिली सिस्टम की इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते।
सेकेंड क्वेश्चन में व्हाट इज द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन गिवन दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी इन द ऑर्बिट इज हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑब्टेन इन ए। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए कितना मिनिमम वर्क करना पड़ेगा, राइट। उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है जो हमें ए में मिली फर्स्ट क्वेश्चन में, वो पोटेंशियल एनर्जी से हाफ होती है, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड कर लेते हैं। तो पहले काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो यहाँ पर उसकी वैल्यूज़ रखेंगे, तो माइनस हाफ इंटू -27.2। तो यहाँ पर आंसर होगा उसका हाफ ऑफ दिस इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। अब इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, मतलब के पीई प्लस के ई। तो इज इक्वल टू पीई कितना है -27.2 एंड काइनेटिक एनर्जी है वो है +13.6। तो इसका आंसर फिर से कैसा होगा, नेगेटिव में होगा और उसकी वैल्यू होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो गई इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी, राइट। अब फ्री इलेक्ट्रॉन के पास टोटल एनर्जी 0 होती है, તેથી इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए जो वर्क करना पड़ता है उसकी मैं फॉर्मूला लिखूंगा। तो वर्क डन ऑन इलेक्ट्रॉन टू फ्री काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, राइट। सो इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फ्री करने के लिए 0 माइनस -13.6 टोटल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, राइट। सो नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, सो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना यहाँ पर वर्क करना पड़ेगा अगर इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है तो, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन अ हाइड्रोजन एटम, राइट, what are the answers to A and B above if the zero of potential energy is taken at 1.06 एंगस्ट्रॉम सेपरेशन। तो उसके लिए मैं स्टार्ट करूँगा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला से, U इज इक्वल टू के Q1 Q2 ब्रैकेट 1/R1 माइनस 1/R2, राइट। अब अंदर वैल्यूज़ रखेंगे, तो वैल्यूज़ में इज इक्वल टू के 9 × 10⁹ इंटू, अब Q1 Q2 एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, तो मैं नेगेटिव बाहर लिखूंगा और ब्रैकेट में 1.6 × 10⁻19 होल स्क्वायर लिखूंगा, और ब्रैकेट अभी भी बाकी है ये वाला, तो ब्रैकेट आएगा 1/0.53 × 10⁻10 क्योंकि एंगस्ट्रॉम में है, माइनस 1/, क्योंकि अब हमारे पास जो ज़ीरो पोटेंशियल है वो 1.06 पे है, तो वो यहाँ पर डिस्टेंस आ जाएगा 1.06 × 10⁻10, क्योंकि पहले सेपरेशन जो था वो 0.53 था, राइट। अब इस पूरे कैलकुलेशन को कैलकुलेट करें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसका जो आंसर होगा वो होगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। अब ये इंडिकेट करता है कि अगर इलेक्ट्रॉन को 0.53 एंगस्ट्रॉम टू 1.06 एंगस्ट्रॉम पे ले जाना है तो उस पर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितना एनर्जी यूज़ करना पड़ेगा, राइट। उसको -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी पोटेंशियल एनर्जी उसको बढ़ानी पड़ेगी, राइट। उस पोजीशन में, उस सिचुएशन में काइनेटिक एनर्जी 0 होनी चाहिए, बिकॉज जो टोटल एनर्जी है, राइट, काइनेटिक एनर्जी शुड बी 0, बिकॉज यहाँ पर जो टोटल एनर्जी है वो 0, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वो होगी, राइट। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा मिनिमम एनर्जी इज इक्वल टू 0 माइनस 13.6। तो क्या यहाँ पर आंसर कितना आएगा 13.6, राइट। तो
एक्चुअली इलेक्ट्रॉन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बाउंडेड था, अगर उसको उतनी एनर्जी मिल गई तो वो फ्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ़ वन ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ H2 मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड, वी गेट अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन H2+. In the ground state of an H2+, the two protons are separated by roughly 1.5 angstrom and the electron is roughly 1 angstrom from each proton. Determine the potential energy of the system. Specify your choice of the zero of potential energy. पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अगर H2 मॉलिक्यूल में से उसके दो में से एक इलेक्ट्रॉन को अगर मैं दूर कर दूं, फ्री कर दूं, तो हाइड्रोजन आयन हो जाएगा, मतलब कि H2+ हो जाएगा। तो H2+ की जो ग्राउंड बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, राइट, ग्राउंड स्टेट में दो प्रोटॉन्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 1.5 एंगस्ट्रॉम, और इलेक्ट्रॉन हर प्रोटॉन से लगभग 1 एंगस्ट्रॉम जितना दूर होगा। सो इस सिस्टम की हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, और पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो, राइट, वो हमें एज्यूम करनी है कि कौन सी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, वहाँ से स्टार्ट करना है, राइट। तो यहाँ पर जो पूरा सिस्टम होगा वो पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमने पूरा सिस्टम ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर ये दोनों पॉजिटिव है तो वो दोनों प्रोटॉन्स है, और ये ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन है, राइट। तीनों के तीनों एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पे है। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है तो दो दो पेयरिंग में करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, दो प्रोटॉन। तो ऐसे में मैं पूरी एनर्जी की फॉर्मूला लिखूँगा, तो वो होगी U इज इक्वल टू U12 प्लस U23 प्लस U वो होगा 13, राइट। अब तीनों में से कौन सी टर्म कांस्टेंट होगी, कॉमन होगी, वो होगी K, राइट। वैसे तो Q भी कॉमन होगा, Q² भी कॉमन होगा, क्योंकि तीनों चार्जेस की वैल्यूज़ तो सेम है, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस है। तो मैं डायरेक्टली Q² को ही कॉमन निकालूंगा और पॉजिटिव नेगेटिव मैं अपने हिसाब से यहाँ पर रखूँगा, राइट। तो पहले ओके, डिस्टेंस भी सेम है तो डिस्टेंस भी कॉमन निकल सकता है यहाँ पर। तो अपॉन यहाँ पर मैं 10⁻⁻10 वो पहले से ही लिख लेता हूँ, ओके। अब पॉजिटिव नेगेटिव करेंगे तो पहले 1 2 है, 1 2, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो पहला नेगेटिव आया तो यहाँ पर नेगेटिव लिखेंगे -1 प्लस। अब दूसरे के बारे में सोचते हैं तो दूसरा जो यहाँ पर डिस्टेंस है, ओके, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जो हमें वैल्यू मिली है वो बेसिकली 1 एंगस्ट्रॉम नहीं बट 1.5 है, क्योंकि दो प्रोटॉन के बीच तो यहाँ पर अलग वैल्यू है, राइट। तो इसीलिए वहाँ पर मुझे यहाँ पर लिखनी पड़ेगी 1.5 एंगस्ट्रॉम, राइट, 1.5 एंगस्ट्रॉम, ओके। तो वो डिस्टेंस अलग होने की वजह से अब उसी की बारी है, तो 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1.5 है। दोनों ही पॉजिटिव है मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पर पॉजिटिव मतलब कि 1/1.5 आएगा, एंगस्ट्रॉम तो बाहर चला गया। अब तीसरे की बात करते हैं, तो तीसरा जो टर्म है वो 1 और 3 के बीच, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक, तो 1 और 3 पॉजिटिव नेगेटिव बिकम्स नेगेटिव, सो -1 आ जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पर हम लोग वैल्यूज़ रखेंगे, तो K की वैल्यू होगी इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹, फिर Q² मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 होल स्क्वायर, राइट, अपॉन 10⁻⁻10। अब ब्रैकेट में क्या होगा, तो ब्रैकेट में यहाँ पर LC के हिसाब से -3 + 1 अपॉन 1.5, क्योंकि LCM लिया हमने, राइट। तो ये पूरी कैलकुलेशन का जो आंसर हमें मिलने वाला है वो होगा इज इक्वल टू 23.04 × 10⁻⁻19 इंटू -2 अपॉन 1.5, राइट। ये जूल में हमें आंसर मिलने वाला है, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर कन्वर्ट करना है तो अपॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कर देंगे, तो पहले तो 19 कैंसिल हो जाएगा,
तो यहाँ पर बाकी जो बचेगा वो अगर लिखे तो इज इक्वल टू नेगेटिव 19.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 19.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, मतलब कि ये जो तीनों चार्जेस के कारण जो सिस्टम बना उसकी पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियाई ए एंड बी आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ वायर. What is the ratio of electric fields at the surface of the two sphere? Use the result obtained to explain why charge density on the sharp and pointed ends of the conductor is higher than on its flatter portion. तो यहाँ पर दो स्फीयर्स है ए और बी से बने हुए, तो दोनों ही यहाँ पर स्फीयर को हमने एक जो वायर है, तो यहाँ पर इस तरीके से दोनों स्फीयर्स है और दोनों स्फीयर कनेक्टेड है, राइट। एक स्फीयर का रेडियस ए है, दूसरे का बी है। एक पे चार्ज Q1, दूसरे के पे चार्ज Q2 एज्यूम किया है। एक पे कैपेसिटेंस C1, दूसरे का कैपेसिटेंस C2 हमने एज्यूम कर लिया, राइट। जब दोनों को ही एक वायर से कनेक्ट करते हैं तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो दोनों का ही सेम पोटेंशियल मतलब कि V1 इज इक्वल टू V2, राइट। अब दोनों के ही सेम पोटेंशियल को मैं V एज्यूम कर लेता हूँ। अब एक इक्वेशन है कैपेसिटेंस के रिलेटेड, वो इक्वेशन है Q इज इक्वल टू CV, कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज, राइट, जिसमें V सेम है। अब Q इज़ प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस, क्योंकि V तो कांस्टेंट होगा, दोनों को अगर कनेक्ट कर दिया तो दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C होगा। इसका मतलब ये हुआ कि Q1 अपॉन Q2 अगर दोनों का रेशियो लेंगे तो आंसर में C1 अपॉन C2 आएगा, राइट। अब C1 अपॉन C2 कैपेसिटेंस के जो रेशियो है वो डिपेंड करते हैं उनके रेडियस पे, मतलब कि A अपॉन बी आ जाएगा। कैसे? तो फॉर्मूला है स्फीयर का कैपेसिटेंस मतलब कि C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल R। तो R जो कैपिटल R है वो रेडियस है और 4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है, इसीलिए C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R और इसीलिए ये रिलेशन हमें मिला C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू A अपॉन B, राइट। उसके बाद यहाँ पर हम लोग Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू A/2 लिख सकते हैं, A/B, राइट। तो ये फॉर्मूला हो जाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड्स का रेशियो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे, मतलब कि E1 अपॉन E2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के रेशियोज में पहला के Q1 अपॉन ए स्क्वायर मिलेगा अपॉन के Q2 अपॉन बी स्क्वायर मिलेगा, राइट। तो के कैंसल्ड आउट, बी स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू Q1 अपॉन Q2 इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, राइट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स का रेशियो मिलेगा हमें। अब Q1 अपॉन Q2 हमने फाइंड आउट किया था, वो A अपॉन बी ही मिल रहा था, तो यहाँ पर आ जाएगा A अपॉन बी इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये एक स्क्वायर को हटा लेगा, ये भी एक स्क्वायर को हटा लेगा, तो हमें हमारे इक्वेशन में लास्ट में हमें मिला B अपॉन ए, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है तो वो है E1 अपॉन E2, राइट। तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू बी अपॉन ए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से E1 अपॉन E2 की और एक फॉर्मूला मिलेगी, मतलब कि E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2। तो लास्ट फॉर्मूला अगर दोनों ही फॉर्मूला को कंपेयर करें तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू बी अपॉन ए है ही, और E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 है ही। तो दोनों के राइट हैंड साइड को कंपेयर करें तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, बी अपॉन ए मिलेगा। तो इसी को हमें प्रूव करना था। तो इसीलिए जो भी स्फीयर है उसकी जो सरफेस होती है उस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी उसके रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शन में होती है, राइट। तो इसीलिए जो भी लार्ज स्फीयर होते हैं, लार्ज स्फीयर कम कर्व की होती है,
उसमें कर्वनेस इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो लगभग ऐसा बोला जाता है कि वो थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन जैसी होती है। जब जो स्मॉल स्फीयर होती है वो ज़्यादा कर्व्ड होती है, राइट। तो जो कम कर्व की जो सरफेस है उसकी रेडियस ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा कर्व की जो सरफेस होगी वो यहाँ पर, मतलब कि जो ज़्यादा कर्व होगी उसके लिए जो रेडियस होता है उसका वैल्यू कम होगा, राइट। सो इसीलिए जो कम रेडियस मतलब कि ज़्यादा कर्वनेस, कम रेडियस ज़्यादा कर्वनेस जो सरफेस होती है उस पर जो चार्ज डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी, राइट। तो कम रेडियस और ज़्यादा कर्व जो सरफेसिस है उस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। उससे उल्टा ज़्यादा रेडियस बट कम कर्वनेस वाली जो सरफेसिस होती है उस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी वो कम होगी, राइट।